शीतकालीन सत्र का चौथा दिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। आज फिर प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष करेगा प्रदर्शन। भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत के साथ कई क्षेत्रों में करेंगे व्यापार समझौता। जेल में मिलने पहुंचा परिवार। आजम खान और अब्दुल्ला ने मुलाकात से किया इनकार। कारागार प्रशासन भी चुप। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। स्पीकर आज करेंगे सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहने वाला है। आज फिर प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। पहले 2 दिनों के भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर अगले सप्ताह व्यापक चर्चा कराने पर सहमति बनी है। इसके बाद प्रश्नकाल बिना व्यवधान पूरा हुआ। वहीं लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐप की अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन पर जनता की राय के आधार पर संशोधन को तैयार है। वहीं सिंधिया ने बताया कि इस ऐप ने अब तक 26 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए और कई धोखाधड़ी मामलों को रोका है। इधर विपक्षी एकता में भी फूट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाने का संकेत दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी। पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान अब से चंद घंटे बाद भारत की सरजमी पर लैंड करेगा। पुतिन भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं। वह 23वें द्वीपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी कवर के बीच आ जाएंगे। उनका यह दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा। पुतिन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट डील होने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर पुतिन भारत आ रहे हैं और रूसी लीडर के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद यह उनका पहला विजिट है। बता दें, बातचीत के बाद बड़े ऐलान और एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है, जिसके बाद एक ज्वाइंट मीडिया स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, राष्ट्रपति पुतिन अब से कुछ ही देर में भारत के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत और रूस के बीच कौन कौन से ऐसे अहम समझौते हैं जिस पर आज हस्ताक्षर होने वाले हैं? और दूसरा सवाल ये कि राष्ट्रपति पुतिन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त दिल्ली में की गई है? रूस के साथ भारत की जो दोस्ती है सदियों पुरानी है और बाकी तमाम देशों से भारत और रूस के संबंध ऊपर माने जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन आज भारत आ रहे हैं तो एक तरह से ये भारत और रूस के संबंधों में नए आयाम जुड़ने जैसा है। माना जा रहा है कि भारत की जो ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी है उसके लिए रूस जो है और भी एडवांस तकनीक मुहैया कराएगा और उसके साथ साथ और भी कई सुरक्षा समझौतों के साथ भारत और रूस की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। भारत के साथ व्यापार का विस्तार, रक्षा तकनीक का हस्तांतरण और ऊर्जा सहयोग इस भारत और रूस के बीच का मुख्य एजेंडा रहेगा। यह दौरा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी को भी दिखाता है। 4 दिसंबर को आज जब पुतिन भारत आएंगे
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच वो पहली बार भारत आएंगे और वो पुतिन जो है 2 दिवसीय भारत दौरे में रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्रपति पुतिन हिस्सा लेंगे। जी, पुतिन के इस दौरे को लेकर जो पश्चिमी देश, अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो ट्रंप की लगातार दिल्ली पर अभी इस वक्त नजर बनी हुई है। कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिका से क्या? तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय से या अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर जरूर अमेरिका की नजरें होंगी। जिस तरीके से पिछले महीनों में अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा था कि वो रूस से तेल का आयात जो है वो कम करे, और तमाम रूस से जो सैनिक समझौते हैं उन पर भी अमेरिका की नजर रहती है, लेकिन भारत किसी भी दबाव में नहीं आया है। और भारत का कहना है कि भारत का दौरा, राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा विशेषाधिकार प्राप्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद अहम है और भारत और रूस संबंधों के लिए भी एक दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के सरजमी पर कदम रखने वाले हैं। आपको बता दें, उनके दौरे से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आजम खान को लेकर सामने आ रही है, जहां आजम खान और अब्दुल्ला से जेल में मिलने उनका परिवार पहुंचा। आजम खान और अब्दुल्ला ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बता चले कि दोनों ने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया है। वहीं जेल प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पिछले दिनों 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ही जेल में हैं। जेल में मिलने के लिए तमाम लोग हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो आजम खान से मिलने के लिए जब उनका परिवार जेल में पहुंचा तो उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया और इसी को लेकर जेल कारागार प्रशासन भी चुप नजर आया है। आपको बता दें, उनके बेटे अब्दुल्ला और आजम खान से मुलाकात करने के लिए जब उनका परिवार पहुंच रहा है तो उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुजस्सिम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजस्सिम, क्या कारण है आजम खान लगातार मना कर रहे हैं परिवार से मिलने के लिए? देखिए, जिस तरीके से फातिमा आजम खान का सवाल है कि आजम खान जिस जेल में बंद हैं वो रामपुर की जेल है और उनके घर से चंद कदमों के फासले पर ही ये जेल मौजूद है। तो जिस तरीके से नियम बताए जा रहे हैं कि कोई भी कैदी या बंदी जो कैदी होता है जिसको सजा मिल चुकी होती है उसको 15 दिन में मुलाकात करने का प्रावधान है। शायद यही कारण बताया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो घर वाले हैं, जो उनकी फैमिली है, जो उनका परिवार है, उसका आरोप यह है कि आजम खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि नियमों का हवाला अगर देखा जाए तो नियम ये कहता है कि 15 दिन में कैदी की मुलाकात वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बातें हो रही हैं उसमें ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजम खान ने इसी वजह से मना कर दिया हो कि उनके कोई मुलाकात के दिन ना बचे हों, क्योंकि 15 दिन में मुलाकात होनी बताई जाती है। जी, उनके घर वालों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि जेल प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप है? देखिए, जिस तरीके से घर वालों का सवाल है तो घर वाले लगातार, जैसे पिछले दिनों उनके जो बड़े बेटे हैं अदीब आजम, उनका भी कहना यही था कि उनकी भी जो पर्ची कैंसिल हुई थी, क्योंकि 15 दिन मुलाकात की जो एक नियम है उसके तहत ऑनलाइन पर्ची लगाई जाती है। तो फिर उसके बाद ये टाइम देखा जाता है कि कितने दिन में मुलाकात होनी है। तो उनके बेटे का भी यही आरोप था कि उनके पिता जो से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि जेल प्रशासन ने कैमरे पे बगैर आए बताया कि जो उनका टाइम था मुलाकात का, जो 15 दिन में मुलाकात होनी है, उससे पहले उनके बेटे आए थे। इस वजह से वो जो है नियम फॉलो नहीं हो सके थे। तो इस तरीके से अब उनकी बहन मिलने के लिए गई थी, पत्नी मिलने के लिए जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के आरोप तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई शायद जो नियम है
उसके अनुरूप नहीं है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस वक्त जेल में बंद है और उन्होंने भी परिवार से मिलने के लिए मना कर दिया, तो क्या यही कारण है या कोई और कारण? नहीं, मुलाकात से जो मिलने का जो ये कारण है तो ये भी हो सकता है, या कोई ना कोई बड़ा लीडर जो उनकी पार्टी का, क्योंकि आजम खान एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव में समाजवादी पार्टी के, हो सकता है कोई और मिलने के लिए आ रहा हो। वो अपना जो है एक डे, जो मुलाकात का डे है, जो नियमानुसार जो डे है, उसको सेव करके चल रहे हों, ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने परिवार से मिलने के लिए मना कर दिया है और इस पूरे मामले पर जेल कारागार प्रशासन भी चुप है। अगली बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र को लेकर, विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होनी है। स्पीकर आज सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर को है। सत्र को सुचारू ढंग से चलाने को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी होंगे। इसके अलावा राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, जेडीयू के सरयू राय और आजसू के तिवारी महतो बैठक में उपस्थित रहेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीते बुधवार को हाई लेवल मीटिंग कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र को सुचारू, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी सभी विभागों की है। ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय की बैठक होनी है, क्या कुछ अहम चर्चा हो सकती है ताकि जो विधानसभा सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके? फातिमा, मैं बताऊं कि जो है बिहार का, झारखंड के जो कल से 5 तारीख से एक सप्ताह का जो झारखंड का जो शीतकालीन जो सत्र चलने वाला है वो बड़ा ही हंगामेदार होने की आसार लग रहे हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जो है, पक्ष अपनी बात रखेगी और विपक्ष जो है सरकार को घेरने की प्रयास करेगी। इसी कड़ी में जो है झारखंड सरकार के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, वो उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसमें इस बार का जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी कि उस सर्वदलीय बैठक में इस बार मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ पक्ष और विपक्ष की जो नेता है, प्रतिपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, वो शामिल होंगे। यानी बैठकर इनका विधानसभा अध्यक्ष जो है वो लगातार वो प्रयास करेंगे कि विधानसभा का सत्र जो है वो सुचारू रूप से चले और जो है सदन की कार्यवाही पूरी हो सके, क्योंकि ये लगातार ऐसा होता रहा है पिछले कई बार से। जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो ये जो है हंगामेदार होती है और विपक्ष जो है हमेशा वॉकआउट करता रहा है। तो इस कड़ी को सुलझाने के लिए जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है कि इस बार जो है सदन की जो कार्यवाही है अल्प समय की है, इसको जो है जितनी अच्छी तरह से चलाई जाए जिससे कि सदन की कार्यवाही पूरी हो सके। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन यूपी सरकार इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने 2-2 कहा है कि सबको वापस भेजा जाएगा। प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार की जाए। यह सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है और जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा।
वहीं यूपी में दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटरों में खाने पीने, इलाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। तो आपको बता दें, अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। डिटेंशन सेंटर दिल्ली की तर्ज पर बनाया जा रहा है। सबको पकड़कर वापस भेजा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार कर ली जाए। और अगली बड़ी खबर इस वक्त की आपको विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी बता रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें, तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सीपीआई और टीवीके पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। साथ ही तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य के राजनीतिक दल एमडीएमके प्रमुख वाइको की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य के राजनीतिक दल एमडीएमके प्रमुख वाइको ने एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीपीआई और टीवीके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य के राजनीतिक दल एमडीएमके प्रमुख वाइको ने एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने याचिका दायर की थी। क्या कुछ मुख्य बिंदु आज उठाए जाएंगे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, एसआईआर का जो मामला है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो राजनीतिक दल हों या फिर जो एनजीओ हों, उनकी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो और उत्तर प्रदेश से भी एक राजनीतिक दल की तरफ से इसमें याचिकाएं दाखिल की जो एसआईआर के खिलाफ में है। उनका ये कहना है कि एसआईआर के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया और ये कहा है कि जो एसआईआर है वो इतने कम समय में क्यों कराया जा रहा है। कुछ जगहों पे ये आरोप लगाए गए कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ऐसे में इनको कराया जा रहा है तो वो जो एसआईआर है प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो कहीं कुछ जगहों पे कहा गया कि एसआईआर को एक्सटेंड कर दिया जाए, कुछ ये कहा गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करने में समय ज्यादा लगता है और जो जल्दबाजी में किया जाएगा तो उससे एसआईआर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसे में एसआईआर की जो टाइमिंग है यानी कि जो समय है वो और बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तमिलनाडु मामले पर सुनवाई हो रही थी तो टीवीके की तरफ से कपिल सिब्बल जब अपीयर हुए थे 26 नवंबर को इस मामले पर, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था और ये कहा था कि जहां पहले 3-3 साल लगते थे वहां 3 साल में एसआईआर या फिर ऐसी प्रक्रिया जो रिवीजन की होती थी वो की जाती थी, लेकिन ये महीने और 2 महीने के अंदर ऐसी प्रक्रिया कर दी जा रही, वो बिल्कुल गलत है। हालांकि जब 26 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले पर जो चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया था, लेकिन कोर्ट ने एक चीज ये जरूर कही थी कि आप लोग इन चीजों को लेकर इतने आतंकित क्यों हैं। कारण उसका ये है कि जब कोई चीज अगर होने वाली होती है तब उससे जब तक वो पूरी हो नहीं जाती तब तक कोई आप आशंका कैसे जता सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है। क्योंकि कपिल सिब्बल का साफ साफ कहना था जी जी
ये अगर जल्दबाजी में कोई चीज की जाती है तो उसका कारण सिर्फ यही होगा कि जो कुछ लोग होंगे उनके नाम कट जाएंगे, फिर वो दोबारा वोटर नहीं बन पाएंगे। हालांकि इलेक्शन ठीक है। कमीशन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम जिनका इन्यूमरेशन फॉर्म में नाम नहीं आता है उसके बाद भी प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है विवेक, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तमिलनाडु की तरफ से आपको बता दें, राजनीतिक दलों ने एसआईआर को लेकर आपत्तियां दर्ज की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में शुरू हुआ। ये आयोजन भारत की 2 सबसे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति पीठों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी सभ्यताओं के संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वणक्कम काशी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4 में सभी का स्वागत किया। भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संगमम 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस वर्ष के संस्करण की थीम तमिल सीखें, तमिल कर कमलम है, जो भाषाई एकीकरण पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से अपने वोकेशनल एजुकेशन में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और बंगाली इन भाषाओं को यूपी के वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र अपनी रुचि के अनुसार किसी एक भाषा को तय करते हुए लेंगे तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, सरकार उन्हें भरपूर सहयोग करेगी। इस बार एक विशेष पहल के रूप में ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान शुरू किया गया है, जो तमिलनाडु के केनकासी से काशी तक की यात्रा करेगा। साथ ही तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि विशेष ट्रेनों द्वारा काशी पहुंच रहे हैं, जो ज्ञान, संस्कृति और विरासत का आदान प्रदान करेंगे। इस संगम का उद्देश्य न सिर्फ उत्तर से दक्षिण को जोड़ना है, बल्कि अनेकता में एकता की परिकल्पना करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।